हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही सुखद पूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। वर्तमान जो दीन दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में निश्चित रूप से एक बेहतर तरीके से अपना जीवन गुजारना ही जो है आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस तरह की समस्याएं और जिस तरह की एक नवीन वातावरण पूरी दुनिया में उपस्थित हुआ है, उसमें विज्ञान के क्षेत्र में हासिल मानव की समस्त उपलब्धियां जो है वो बौनी सिद्ध हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने को बचा कर रखना और अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना, यह वास्तव में आपकी मौलिकता, आपकी रचनाशीलता, आपकी क्रियाशीलता का जो है एक परिचायक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे और कोशिश भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी कोशिश फिलहाल इस तरफ से ये होगी कि मैं आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस दौरान जो है स्टडी मटेरियल्स आपको दे सकूं, आपका प्रिपरेशन करा सकूं, ताकि जो है प्रतियोगी परीक्षा का समय जब आए, सामान्य जब दिनचर्या बने, उस समय आप बेहतर, हमारा फिलहाल जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप बेहतर करने की स्थिति में रहे। यही हमारी कोशिश है और इसी बात की मैं शुभकामना आपको देता हूं कि आप भी जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। घबराइए नहीं, नो घबराहट याद रखिए और हमेशा जो है वो क्या है कि भगवान को याद रखिए। हमेशा ये सोचिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं इन विषम परिस्थितियों में भी। देश के लिए नहीं, अपने लिए भी अगर सोचिए आप, तो निश्चित रूप से उससे भी हमारे देश का बहुत बड़ा कल्याण जो है वो हो सकता है। क्योंकि देश समाज से बनता है, समाज की सबसे छोटी इकाई हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति होता है। अगर हर व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में बेहतर तरीके से, सकारात्मक तरीके से अगर सोच ले, सही दिशा में आगे बढ़ने की बात वो सोच ले, तो निश्चित रूप से इसी से हमारे देश का बेहतर जो है वो कल्याण हो सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमने पिछले 3 वीडियोस में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो सेशंस थे, जो अधिवेशन थे, उन अधिवेशनों के संबंध में हमने आपको जानकारी दी थी। और इस क्रम में हमने 1926 तक के गुवाहाटी जो कांग्रेस अधिवेशन था, उस अधिवेशन तक की चर्चा हमने की थी। आज जो शेष कांग्रेस के जो अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसके बारे में जिक्र करेंगे और ये इस क्रम में चौथा वीडियो होगा। और इस वीडियो के साथ ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की जो श्रृंखला हमने चला रखी थी वो आज पूरा हो जाएगा। और वैसे तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो है वो क्या कि महत्वपूर्ण जो है वो चैप्टर है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि टॉपिक था और इस वजह से हमने इसको छोटे छोटे वीडियोस में बांटा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और उसमें बेहतर जो चीजें हैं उन चीजों को मैं आप तक मुहैया जो है वो करा सकूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 1926, जो लास्ट वीडियो में 1926 का जो कांग्रेस अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, जो कह सकते हैं कि ऐसे आयंगर की अध्यक्षता में, और उसमें जो है खादी पहनना सभी कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, आज के इस जो है वीडियो से हम लोग 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन से जो है वो चर्चा स्टार्ट करेंगे और ये जयपुर कांग्रेस अधिवेशन 1948 एडी में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। हम लोग वहां तक का जो है वो देखेंगे और फिर ये हमारा पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हमने जो है यहां पे लिखा है, ये देखिए हमने साफ तौर पे लिखा है महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस भाग 4। ठीक है, और जो पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, इसके पहले मैं चाहूंगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा जो है वो क्या है कि बेहतर जो एक सुझाव यही होगा कि आप इसके पहले के कम से कम 3 जो और वीडियोस हमने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के संबंध में अपलोड किए हैं उसको आप देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इसको खाना पूर्ति आप मत समझिए। ठीक है ना, हम लोग जो है, मैं अब फिलहाल अपने लॉकडाउन का समय का सदुपयोग इस अर्थ में कर रहे हैं कि मैं आपको कुछ दे सकूं, हमारे पढ़ाने की आदत बनी रहे, हमारे जो पढ़ने और पढ़ाने की जो आदत है वो बनी रहे। और फिर जो है वो क्या है कि मैं सिर्फ अपने तक सीमित ना रहूं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू जो है, यूट्यूब के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू मैं आप तक जो है अपनी ज्ञान को पहुंचाता रहूं, जो कि पिछले मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूं। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए, आप इनर्ट मत बनिए, आप एक्टिव मोड में रहिए। ठीक है, और हमारे देश की जो सरकार है, वो
सरकार की जो कह सकते हैं कि जो चुनौतियां उनके सम्मुख उपस्थित हुई है, उन चुनौतियों को हम सब समझें और हम लोग बेहतर प्रयास करें। तो हम जितने भी वीडियोस इस दौरान जो है हमने पिछले एक महीने में, पिछले जो है कह सकते हैं लॉकडाउन की परिस्थितियों से जो हमने वीडियोस डाले हैं, सब एकदम जो है सिस्टमेटिक वे में जो है मैंने डाला है। और साथ में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान का जो विषय है, उस विषय को हमने उठाया है, और साथ में भारत के संविधान का। तो दोनों का बेनिफिट उठाइए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है बातों को पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए। तो आगे देखिए, ये हमने चौथा जो है वो पार्ट है इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के, और सबको हमने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जो है आपको बताया। आप यकीन मानिएगा, आप कहीं पर भी यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी कांग्रेस सेशंस का इतना जो है मतलब जो है कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक वे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्या है, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, यानी इसके पहले हमने 1926 के कह सकते हैं कि 1926 के कांग्रेस अधिवेशन तक की जो है हमने आपको जानकारी दी थी। अब मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927 एडी में हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, एम ए अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी। ये मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927 के जो है वो क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और इसमें जो है वो क्या है कि गांधी जी जो है एब्सेंट थे, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात यहां पे समझिएगा कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी, ठीक है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग की घोषणा हो चुकी थी, ठीक है। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन आयोग इंडिया जो है वो आ चुका था, ठीक है। तो 8 नवंबर 1927 में साइमन आयोग की घोषणा हुई और दिसंबर 1927 ईस्वी में इस कांग्रेस अधिवेशन को बुलाया गया। और आपको मालूम होगा कि साइमन आयोग की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई। साइमन आयोग का भारतीयों ने विरोध किया था, और किस लिए विरोध किया था ये आपको पता होगा। बहुत बार ये सवाल आ चुका है कि साइमन आयोग का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था। तो विरोध करने का कारण यह था कि साइमन आयोग के कुल जो है 7 सदस्य थे, और सातों के सातों सदस्य जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंग्रेज सदस्य थे। और साइमन आयोग के भारत में भेजने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यह था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत भारत में लागू जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का मूल्यांकन 10 साल के बाद होना था, ठीक है ना। लेकिन 10 साल के कुछ कारणों की वजह से कहा जाता है कि उसमें क्या हुआ कि 10 साल के पहले ही जो है वो क्या है कि साइमन आयोग को भेजा गया था, वो 1919 के अंतर्गत लागू व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए, ताकि यह बताया जा सके वहां की सरकार को कि भारत में और भविष्य में किस तरह की जो है वो क्या है कि संवैधानिक प्रगति या संवैधानिक व्यवस्था लानी है, ठीक है, लानी है या नहीं है, और जो वर्तमान व्यवस्था है वो कहां तक कारगर रही, और भविष्य में क्या सुधार जो है उसमें किए जा सकते हैं। और इसी वजह से साइमन आयोग का वो जो है भारत में भेजने की घोषणा की गई 8 नवंबर 1927 को। और इसमें चूंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तो भारतीयों को ऐसा लगता था कि जिस आयोग का भारत में आगमन, भारत में संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए हुआ है, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं करना, यह भारतीयों के लिए अपमान की बात है। और यही वजह रहा कि दिसंबर 1927 में, ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि नवंबर 1927 में साइमन आयोग की घोषणा हुई, और दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था, मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। और इसमें साइमन आयोग का हर कदम पर, हर तरीके से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इसमें साइमन आयोग का हर कदम पर, हर तरीके से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें गांधी जी एब्सेंट थे, और गांधी जी की अनुपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव से इस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को भारतीय जनता का ध्येय बतलाया, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य जो है डिसाइड किया गया। ये कह सकते हैं कि गांधी जी इसमें एब्सेंट थे, और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का असर कुछ इस तरह से था कि इसमें जो है कांग्रेस का ध्येय बना दिया गया पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1928 है। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू। और इसमें देखिएगा 1928 दिसंबर में हुआ था।
1928 के पहले जो है हिंदुस्तान में गुजरात के क्षेत्र में बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है नेतृत्व में जो है वो चली थी। और उसमें जो है वो क्या है कि वहां के किसानों की भू राजस्व संबंधी कुछ समस्याएं थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो वो जो है सफलतापूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उसका नेतृत्व किया और उसमें मिली सफलता के बाद महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यह सवाल कई बार पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो एक ऑप्शन रहता है बारदोली की महिलाओं ने, फिर एक ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं नहीं रहती, वहां पे महात्मा गांधी रहेगा, तो महात्मा गांधी ने दिया। तो वास्तव में सही बात जो थी वो यही थी कि बारदोली की महिलाओं को गांधी जी ने कहा था और गांधी जी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है ना। तो वो तो जो है वो क्या है कि दिसंबर जो 1928 ईस्वी में जो कह सकते हैं कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसके पहले ही बारदोली आंदोलन सफल रहा था और जो कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी और इसीलिए इस अधिवेशन में सरदार पटेल की बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर जो है बधाई दी गई, ठीक है। और इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा कि इसके पहले जो है नेहरू रिपोर्ट की भी बात थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है वो क्या है 1928 में, ये अलग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। भारत के अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी आप समझ जाइए नेहरू रिपोर्ट में उसकी बात वहां पे पहले की जा चुकी थी, इसलिए कभी कभार नेहरू रिपोर्ट को जो है वर्तमान भारत के संविधान का प्रिमिटिव फॉर्म कहा जाता है, उसका जो है प्राक रूप कहकर जो है पुकारा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट में फिलहाल एक चीज याद रखिएगा, उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्शन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गांधी जी ने समझाया कि भाई ऐसा है, हम लोग 31 दिसंबर 1929 तक हम लोग क्या करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस की मांग जो है वो क्या है कि सरकार के सम्मुख रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी तब फिर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि इस अधिवेशन में यहां पे क्या है कि इसमें यह कहा गया कि यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस की मांग को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं करती है तो फिर पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। ये 1928 के, ठीक है, 1928 के जो है वो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया। अब यहां पे देखिए कांग्रेस के अधिवेशन, बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए और महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात ही मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कह सकते हैं कि अगर उसके अधिवेशनों की प्रगति के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उसमें 1929 का जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है वो यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। और इस इंपॉर्टेंट सेशन की जो कह सकते हैं महत्ता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगति के दृष्टिकोण से, वो ये है कि इसके पहले वास्तव में हमारे हिंदुस्तान कि जो कह सकते हैं कि लड़ाके थे, लड़ाके मतलब फ्रीडम फाइटर जो थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने क्या है कि उनको उनके दिमाग में आप कह सकते हो कि हम किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो जो है वो समय समय पर एग्जैक्टली जो है वो बदलता रहा। कभी जो है स्वराज्य की बात की गई, लेकिन स्वराज्य जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते थे स्वराज्य ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, लेकिन वास्तव में जो है ये क्लियर नहीं होता था कि जो है वो स्वराज्य का वास्तव में स्वरूप क्या है, ठीक है ना। इसके बाद होम रूल आंदोलन आएगा तो उसमें कहा जाएगा ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को प्राप्त करना। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो गांधी जी कहेंगे कि आंदोलन यदि सर्वथा अहिंसक रहा तो 1 वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, तो समय समय पर इस तरह के शब्दों का, शब्दावली का कह सकते हैं कि प्रयोग तो किया गया, लेकिन वास्तव में उसका असली जो स्वरूप है वो कैसा होगा ये एक प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाता था। वो कह सकते हैं स्वराज्य ही स्वशासन, स्वशासन ही स्वराज, इस तरह के कुछ जो है वो कह कि व्याख्यान में इसका जो एक्सप्लेनेशन होता था। लेकिन 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, इसके पहले जो है 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, उसमें जो है ये कहा गया था कि उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था सुभाष चंद्र बोस और
जवाहरलाल नेहरू जो है वो डोमिनियन स्टेटस की जो नेहरू रिपोर्ट की मांग थी उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी के बीच बचाव पर उसमें यह कहा गया कि हम लोग 31 दिसंबर 1929 तक वेट करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि सरकार हमारे डोमिनियन स्टेटस की जो मांग नेहरू रिपोर्ट वाली है वो मानती है अथवा नहीं मानती है। अगर वो नहीं मानेगी तो हम जो है, गांधी जी ने खुद कहा कि अगला जो प्रस्तावित लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 है उसमें मैं खुद जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखूंगा। और वास्तव में क्या हुआ कि सरकार, यानी कि उस समय भारत का वायसराय जो लॉर्ड इरविन था 1926 से 31 के बीच में, तो लॉर्ड इरविन ने भारतीयों के जो डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी, जो अल्टीमेटम था 31 दिसंबर 1929 का, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और इन्हीं परिस्थितियों में जब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर के दिन जो है, जब सरकार ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को नहीं मानी, तो फिर इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। कौन सी तारीख को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ और ध्यान रखिएगा इसी दिन राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया। और साथ में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे, ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे एक राष्ट्रीय तिरंगा जो है वो क्या है, भारत की पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाई गई। ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930। ये 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, पूर्ण स्वाधीनता दिवस, भारत की पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस। और इसके बाद हर साल 26 जनवरी के दिन जो है भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। और इसका मतलब ये हो गया कि भारत की आजादी के पहले 26 जनवरी का जो दिन था ना, वो भारत की आजादी के दिवस के तौर पर मनाया जाता था, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वास्तव में अगर आप देखिएगा 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था वो इंपॉर्टेंट डे था और उसके महत्ता को जो है भारत की आजादी के बाद भी उस तारीख की महत्ता बनी रहे, इसके लिए जो है, चूंकि आजादी तो 15 अगस्त को मिल गया, तो अब तो हर साल आजादी दिवस 15 अगस्त को मनाया जाना था, जो कि पहले जो है 26 जनवरी को मनाया जाता था। तो 26 जनवरी के दिन की महत्ता खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, इसलिए जो है 26 जनवरी के दिन को मतलब कह सकते हैं कि सिलेक्ट किया गया भारत के संविधान को एग्जीक्यूट करने का। और जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र बना, भारत एक रिपब्लिकन जो है वो कंट्री बना। तो ये 26 जनवरी का दिन जो है यहीं पे पहली बार महत्ता जो है वो हासिल किया। और साथ में जो है ध्यान ये रखना है कि 1929 का अधिवेशन जो है अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसके पहले देखिएगा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1928, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता हो जाएगा लाहौर, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। और इसके बाद लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और आप समझ जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पहले पिता ने और उसके बाद उनके पुत्र ने अगले अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये जो है ऐसा पहली बार हुआ, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ कि चूंकि नेहरू रिपोर्ट का जो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए नेहरू रिपोर्ट के रद्द किए जाने की घोषणा इस अधिवेशन में किया गया, ठीक है। और ध्यान ये रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाहौर कांग्रेस सेशन में कहा था, मैं समाजवादी एवं गणराज्यवादी हूं, ठीक है, मैं समाजवादी एवं गणराज्यवादी हूं। और इस अधिवेशन में देशी रियासतों के संबंध में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ और शासकों से, यानी देशी रियासत के जो शासक थे उन शासकों से यह कहा गया। देखिए यहां पर यह ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, हमने आपको जो है संवैधानिक विकास के क्रम में जब कैबिनेट मिशन की बात की थी उसमें हमने बताया था कि दो तरह के स्टेट अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट शासित जो क्षेत्र था भारतीय, वो जो है वो क्या है, ब्रिटिश भारत के प्रांत हो जाएंगे। और एक तो भारत के अपने जो देश के राजे रजवाड़े थे उनके शासित जो क्षेत्र थे जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था या फिर जिसको देशी रियासत कहा जाता था। तो देशी रियासत में भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हो रहे थे। ध्यान ये रखना है कि वो शासित होते थे स्थानीय शासकों से, लेकिन अंग्रेजों का वहां पर भी असर होता था और उसके खिलाफ वहां पर संघर्ष हुआ और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहां पर संघर्ष हो रहा था।
तो कांग्रेस तो इसका नेतृत्व कर रही थी, देशी रियासत के संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर रही थी। तो शुरू में इस आंदोलन को नेतृत्व किया, और लेकिन क्या हुआ, जब इसके भी आंदोलन प्रबल होने लगे तो कांग्रेस ने शुरुआत के दिनों में इसको मतलब जो है इसको नजरअंदाज करता रहा, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, देशी रियासत के संघर्ष का भी अपने मंच से समर्थन की बात की गई। और यहां पर जो है वो कहा गया, देशी रियासतों के संबंध में भी एक प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पारित हुआ। शासकों से कहा गया कि अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार दें, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 1930 का वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से हमने एक पेज में इसका जिक्र किया। ये याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद हर साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, लेकिन 1930 का वर्ष ऐसा पहला वर्ष हो जाएगा जबकि कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये याद रखना है, 1930 का वर्ष ऐसा पहला वर्ष है जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद देखिए कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931, आपको पता है ये 25 मार्च को हुआ था, और इसके पहले 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा उनको जो है दी गई थी, आपको मालूम है लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उनको फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी के तख्त पर वो गा रहे थे, भगत सिंह, दिल से निकलेगी ना मरकर भी अब वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन तेरी आएगी। मतलब वो जज्बाती थे, वो देशभक्त थे, और कह सकते हैं कि देश के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया। तो भगत सिंह की जो फांसी की सजा थी उसकी वजह से भारत एक कह सकते हैं, भारत में एक बहुत ही संवेदनशील जो है एक वातावरण, एक भावुक वातावरण जो है वो बना हुआ था। और आपको पता होगा कि उस दौरान की बात जो घटनाएं उसमें हकीकत क्या है उसके बारे में फिलहाल अलग से बात की जाएगी, कि उसमें जो है आरोप लगाया जाता है गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, ठीक है ना, बचा सकते थे, गांधी जी ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की, ठीक है। और इसीलिए क्या है कि फांसी की सजा दिए जाने के बाद 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई, और 25 मार्च 1931 ईस्वी को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में ध्यान ही रखिएगा कि महात्मा गांधी जब जा रहे थे भाग लेने के लिए तो उनका विरोध किया गया, और उनका विरोध किया गया, उनमें जो है वो क्या है कि ये पहला ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विरोध किया गया था, सॉरी गांधी जी का विरोध किया गया था। और इसमें इस पर गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद कभी नहीं। ये सवाल कई बार पूछा गया। वो कौन सा ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें गांधी जी का पहली बार विरोध किया गया, गांधी जी के खिलाफ नारे लगे थे, गांधी जी के विरुद्ध जो है वो क्या है कि नारे लगे थे, कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया था, तो वो कराची कांग्रेस अधिवेशन हो जाएगा। दूसरी बात जो है, दूसरा सवाल है कि गांधी जी ने अपने कौन से कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद कभी नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी भी गांधी जी ने अपनी विचारधारा की एक कोई जो है स्टाइल की बात नहीं की, कभी गांधीज्म की बात जो है उन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन गांधीवाद जो है वो क्या है कि आज एक विचारधारा है, हम गांधी जी के विचारों को कलेक्ट करके हम एक गांधी के नाम पर एक विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने खुद इस तरह की बात कभी नहीं की। अपवाद स्वरूप अगर देखा जाए तो वो क्या होगा कि गांधी जी ने कराची कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, मैं मर सकता हूं किंतु गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद कभी नहीं, ठीक है। तो यहां पर और इसमें याद रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें बात है कि इसमें मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया। जब हम लोग संविधान में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका एक बार और जिक्र करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बंबई कांग्रेस अधिवेशन 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हुई थी कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना का निर्णय हुआ, ठीक है, निर्णय हुआ, संघ की स्थापना का निर्णय हुआ। और 14 दिसंबर 1934 को, ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, मुझे
मतलब मैंने इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे कर दिया क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन उसके मंत्री थे, ठीक है ना। तो 14 दिसंबर 1934 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गांधी जी थे और इसके मंत्री जयसिंह कुमारप्पा थे। और इसके पहले यानी 34 में हुआ था, इसके पहले की अगर हम बात करें तो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन 1923 में जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मौलाना मोहम्मद अली। तो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन 1923 में वहां पर अखिल भारतीय खादी मंडल, ऑल इंडिया खादी बोर्ड के गठन की बात की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और उसके मंत्री थे श्री शंकर लाल बैंकर, श्री शंकर लाल बैंकर उसके जो है वो क्या है कि मंत्री थे, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि बंबई कांग्रेस अधिवेशन 1934 की जो विशेषता है वो ये कि इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कुछ वर्षों के लिए त्याग पत्र जो है वो दे दिया, ठीक है। तो बंबई कांग्रेस अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1935 का वर्ष दूसरा ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। पहला वर्ष आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द फर्स्ट ईयर, ठीक है, जबकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, कांग्रेस का सेशन हेल्ड नहीं हुआ था, वो 1930 का वर्ष था, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 अप्रैल में, और इसके प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया, ठीक है। और इसमें पंडित नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य जो है समाजवाद की स्थापना करना है, ठीक है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 में अप्रैल में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। पंडित नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 1936 में ही जो है दिसंबर में फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ध्यान ये रखिएगा कि फैजपुर महाराष्ट्र में स्थित है और ये पहला ऐसा गांव था जहां कोई कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। पहला गांव जहां कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ वो फैजपुर महाराष्ट्र था और इसमें किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जो है वो घोषणाएं की गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 जो है हरिपुरा गुजरात में स्थित है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और हरिपुरा फैजपुर के बाद दूसरा ऐसा गांव था जहां कोई कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। और इसमें स्वतंत्रता संघर्ष में रजवाड़ों को भी शामिल किए जाने की घोषणा की गई। और भारत का झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसकी रचना श्यामलाल पार्षद गुप्त ने किया था, इस झंडा गीत को यहां पर कांग्रेस ने मान्यता दी। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था उसका गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और श्यामलाल पार्षद गुप्त, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब एसएससी वगैरह सब में बहुत बार सवाल ऐसा आता है और बाकी आईएएस पीसीएस सब में किसी न किसी रूप में सवाल आते हैं। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा गीत है और लिखा किसने, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने। और इसको जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में मान्यता जो है प्रदान की गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के पास स्थित है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इसके पहले जो है 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा, और हरिपुरा के बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में यहां पे मतभेद हो गए। गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लगता था कि नहीं ये मैं बन सकता हूं, ठीक है ना। और उनको लगता था कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं कह सकते हैं कि उसको संपन्न करने के लिए हमारा दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो क्या है कि बने और गांधी जी ने अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बाद में सुभाष चंद्र बोस, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हुई थी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, तो गांधी जी ने इस पर कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है,
यह सवाल बहुत बार आ चुका है, यह याद रखिएगा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने यह बात जो है वो कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया जब हार गए तब गांधी जी ने कहा था, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 ईस्वी में की। और सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दे दिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। बहुत बार यह सवाल आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने खड़ा किया, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो है वो चुनाव हार गए। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया तो फिर शेष जो अधिवेशन के कार्यक्रम थे उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये बहुत बार सवाल जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसकी जो है अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, बस इतना समझिए कि इसके बाद भारत में परिस्थितियां इस तरह से बदली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी शामिल कर लिया। फिर उसके बाद जो है लिल्लित को प्रस्ताव आया, फिर इसके बाद जो है व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चले, फिर इसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन आया, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 1945 में वेबल प्लान आया, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस आया। तो ये सारी इतने हौच पौच वातावरण थे कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया जाना संभव जो है वो नहीं था। इसलिए 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसलिए क्या है, कांग्रेस का जो संविधान था उसका एक नियम था कि इस वर्ष जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे जब तक कि अगले किसी अधिवेशन के अध्यक्ष का चुनाव और वो अधिवेशन संपन्न नहीं हो जाता। तो 1940 के बाद 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ और 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही जो है 1940 से 45 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो क्या है, 1940 से 45 ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। इसलिए जब भी सवाल पूछा जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 40 से 45 के बीच में रहे, ठीक है। तो आजादी के पूर्व कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पहला जो है अधिवेशन में, इसके पहले के वीडियो में देखिएगा, सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद की एज जो है 34 ईयर्स ओनली था। और आज तक के कांग्रेस के इतिहास में यह कह सकते हैं कि सबसे युवा व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है, ठीक है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आज तक के कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक कम उम्र में कांग्रेस के बनने वाले अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर भारत की आजादी के पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और क्यों बने, हमने आपको बताया। 40 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया और 40 के बाद 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 40 से 45 तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे, ठीक है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ एक रिकॉर्ड जो है वो जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 46 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन 1946 एडी में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा। और यही जो है आचार्य जेवी कृपलानी ही जो है भारत के आजादी के समय कांग्रेस के यही अध्यक्ष थे, आचार्य जेवी कृपलानी। तो सवाल जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत जब आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जेवी कृपलानी, ठीक है। आचार्य जेवी कृपलानी याद रखिएगा। कुछ लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, देखिए दिसंबर 1947-46 में जो है कांग्रेस का जैसे अधिवेशन हो गया, तो उसके बाद अगला होगा सितंबर अक्टूबर या दिसंबर में होता था, ठीक है ना। तो दिसंबर तक में जब होगा तो उसके पहले अगस्त में 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया।
तो उस समय तक जेवी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर क्या हुआ, दिसंबर या नवंबर में 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। तो आजादी के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, आजादी के समय जेबी कृपलानी। हाँ, 1947 में जो दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन 1947, अध्यक्ष हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के बाद, ठीक है। इसके बाद जयपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1948 एडी में, इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, इनके पहले बता चुका हूं मैं, और इनकी पुस्तक है कांग्रेस का इतिहास। तो इस तरह से कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित पिछले 3 वीडियो से ये चौथा वीडियो है। जो कार्यक्रम चल रहा था वो कार्यक्रम का आज द एंड हो गया, उसका समापन हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1947 तक के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, जो इंपॉर्टेंट सेशंस थे, हमने बड़े धैर्य के साथ इसको 4 वीडियो में जो है हमने इसको कंप्लीट किया, और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसका कितना बेनिफिट उठा पाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, ये आपकी जो है जिम्मेदारी है अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए इस वीडियो से फायदा उठाने की। मैं कल वीडियो में, कल नेक्स्ट जो है एक वीडियो में उपस्थित होऊंगा। अब हम लोग आंदोलन की बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन क्या था, होम रूल आंदोलन, ये सब जो है क्रम फिर अब स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आज मैं यहीं पे मतलब जो है अपने बात को विराम देता हूं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।